लिए हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, हम सीधा प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न, रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से? तो इसमें पहला होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। दूसरा प्रश्न है, वे शब्द जिनके स्रोत अज्ञात होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ऐसे शब्द जो कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, जिनके बारे में पता नहीं है। तो देशज शब्द, विदेशी शब्द, रूढ़ शब्द, और चौथा ऑप्शन दे रखा है देशज व रूढ़ शब्द। तो इसमें यही ऑप्शन राइट होगा। कौन सा? देशज व रूढ़ शब्द। क्योंकि देशज यानी देश में ही जन्म लेने वाले, ये शब्द कहाँ से आए, कैसे बने, इसका भी कोई पता नहीं है, यानी इसके स्रोत भी अज्ञात हैं। और रूढ़ शब्द का जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ये भी परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, इनके निर्माण की प्रक्रिया पूर्णतः ज्ञात नहीं है। इसलिए इसका उत्तर होगा वे शब्द जिनके स्रोत अज्ञात नहीं है। तो देशज व रूढ़ दोनों होंगे, ध्यान रखें आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कौन सा शब्द जो है तुर्की भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है? तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसके लिए आपको याद रखने ज़रूरी पड़ते हैं, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से आए हैं, तुर्की, अरबी, फ़ारसी, जापानी। तो इन्हें याद रखना हमें बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो ये रिक्शा शब्द जो हैं ये जापानी शब्द है, ध्यान रखें, इसको याद रखने वाला प्रश्न है। कहाँ का है? तो ये जापानी शब्द है। अब पूछा जा सकता है कि भाई रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो जापानी का है। बाकी तुर्की में उर्दू शब्द सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। उर्दू तुर्की भाषा का है, चाकू तुर्की का है और कुल्ली भी तुर्की का है, लेकिन रिक्शा शब्द जापानी भाषा का है, ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान गौर करिएगा इस पे। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? पहले यहाँ देखें, तत्सम और तद्भव, थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तो तत्सम शब्द तो वे होते हैं जो सीधे संस्कृत भाषा से यूं के यूं हिंदी में काम में लिए जाते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में काम में आ रहे हैं। और तद्भव शब्द वे होते हैं जो बिगाड़ स्वरूप या सरलीकरण होकर के तत्सम शब्दों के सरल रूप जो होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें सारे विकल्प जो है तत्सम के ढूंढने हैं। एक ही विकल्प में तीनों शब्द तत्सम के होने चाहिए, ये पूछा गया है। तो इसके लिए हमें तत्सम तद्भव शब्द बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों में अधिकतर जो है पैटर्न बदल चुका है, काफ़ी ये टफ सा हो जाता है। तो हम देखते हैं, इसको एक बार पूरा मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, अंधकार, अंधकार शब्द तत्सम का है जिसका होता है अंधेरा। अमृत तत्सम शब्द है जिसका होता है अमीय, और आखेट का होता है अहेर। एला, इलायची, कुआ तद्भव शब्द है, क्योंकि कूप होता है इसका तत्सम। और गंभीर तत्सम है, तद्भव होगा गहरा। गुफा शब्द तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम होगा गुहा। चर्मचरक, जो अभी वर्तमान में काफ़ी सुर्खियों में है, चमगादड़। चर्मचरक तो होगा तत्सम, तद्भव होगा चमगादड़। और चोर भी है तत्सम, तद्भव, क्योंकि तत्सम इसका बनता है चोर। तो इसमें दूसरे वाले में कुआं शब्द तद्भव आ गया, तीसरे वाले में गुफा और चोर आ गया। तेल शब्द तत्सम है, इसका तद्भव बनेगा तेल। पत्रिका शब्द तत्सम है, इसका तद्भव बनेगा पाती। और दूब ये तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम शब्द होगा दूर्वा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? अ, अंधकार, अमृत, आखेट। अंधकार का अंधेरा, अमृत का अमीय, आखेट का अहेर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? इसमें पूछा गया है कि तद्भव शब्द कौन सा है, मतलब सारे विकल्प तद्भव वाले होने चाहिए। तो हमें इसमें तत्सम ढूंढना है कि कौन कौन से विकल्प में सारे तत्सम हैं, कौन कौन से में तद्भव है।
देखो यव, यव तत्सम शब्द है, इसका होता है जो। महावत तद्भव है, इसका तत्सम होगा महापात्र। और मौत तद्भव है क्योंकि इसका बनेगा मृत्यु, लेकिन यव इसमें तत्सम आ गया इसलिए ये भी गलत हो गया। वार्ताक, शकट और रजनी ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। वार्ताक तत्सम है, इसका तद्भव बनेगा बैंगन। शकट तत्सम है, इसका तद्भव बनेगा छकड़ा। और रजनी तत्सम शब्द है, इसका बनेगा रेन। अगला ऑप्शन देखें, पाहन, पाषाण का बनेगा पाहन, तो ये तद्भव है। यूथ का बनेगा जत्था, तो ये भी तद्भव है। और प्रस्तर का बनेगा पत्थर, तो ये भी तद्भव है। यानी तीनों इसके ऑप्शन राइट है। अगला अपन देख लेते हैं फिर भी समझने के लिए। सोत, सपत्नी तत्सम का तद्भव बनता है सोत। और मूछ, स्मश्रु का बनता है मूछ। और चोर भी तत्सम है, चौर, इसका तद्भव बनेगा चोर। तेल का तद्भव होगा तेल। और चौर का तद्भव होगा चोर। ये आपको याद रखने वाला। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संज्ञा से है। आज देश में रावणों की कमी नहीं है। देखो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे, तो ध्यान से सुने और समझे और पढ़े इसको। आज देश में रावणों की कमी नहीं है, रेखांकित पद में संज्ञा है, संज्ञा पूछी है और शब्द दे रखा है इसमें रावणों। देखो ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि रावण देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है। लेकिन इस वाक्य के अंतर्गत आज देश में रावणों की कमी नहीं है, जहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं कहा गया है, जबकि एक रावणों यानी रावण की एक जाति विशेष बना दी, जैसे नीच है, अधम पुरुष है, उसकी एक प्रकार की जाति बना दी गई है। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, है ना। आज देश में विभीषणों की कमी नहीं है, यानी विभीषण शब्द यहाँ पे आया है, विभीषण नाम के लिए नहीं आया है, जबकि ऐसे दोगले पुरुषों के लिए या भाइयों को धोखा देने के संदर्भ में वहाँ पे ये अर्थ लिया जाता है। तो इस प्रश्न का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि संज्ञा जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जातिवाचक बनाई जा सकती हैं, जातिवाचक संज्ञाओं से व्यक्तिवाचक बनाई जा सकती हैं, और जातिवाचक संज्ञाओं की भाववाचक संज्ञाएं भी बनाई जा सकती हैं। तो ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न देखें आप, भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं। यह भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो सारे प्रश्न जो हैं थोड़े डीपली लिए गए हैं, क्योंकि इन्हें सारे चैप्टर को हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हमारे अंदर समझ में आएगा। देखो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की बनती है, तो इस सीधा उत्तर है इसका कि भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती हैं। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि किस किस से बनती है। सर्वनाम से बनती हैं, जातिवाचक संज्ञा से बनती हैं, विशेषण से बनती हैं, क्रिया से बनती हैं और अव्यय शब्दों से बनती है। यानी सर्वनाम, जातिवाचक, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इन 5 से जो है भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। इसको याद रखने के लिए एक सूत्र मैंने बनाया है, सर्व जाति विशेष की क्रिया के अव्यय से भाववाचक बना। सर्व जाति विशेष की क्रिया के अव्यय से भाववाचक बना। ये आप याद करें तो शायद आपका ये प्रश्न आराम से क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माहात्म्य शब्द हैं, ये किस प्रकार का शब्द है। क्रिया है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। तो देखो माहात्म्य शब्द में मूल शब्द कौन सा है, ये प्रश्न भी अक्सर बनता है। तो इसमें मूल शब्द है महात्मा। महात्मा में यह प्रत्यय जोड़ रखा है। इसमें पूछा जा सकता है प्रत्यय कौन सा है, तो यह प्रत्यय इसमें। तो ये शब्द कौन सा बना, महात्म्य। और महात्म्य का भाव होता है, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यानी इसमें से 3 तो व्यक्तिवाचक हैं और 1 व्यक्तिवाचक नहीं है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के नाम का बोध, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के एक का बोध होता है। तो महाभारत
यूँ देखा जाए एक किताब का नाम है, ताजमहल भी एक महल का नाम है, ब्रह्मपुत्र एक नदी का नाम है, लेकिन राजभवन तो बहुत सारे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, पाठक के लिए प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? पाठक के लिए, पाठक का मतलब पढ़ने वाला, ठीक है। देखो प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया इसने। पाठक के लिए प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? तो पुरुष जो सर्वनाम होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुष वो होते हैं जो स्वयं के लिए काम में आते हैं, मैं, मेरा, हम, हमको, हमसे आदि। मध्यम पुरुष जो सामने वाला है, जो श्रोता है या पाठक हैं, उनके लिए मध्यम पुरुष काम में आता है, आप, तुम, तुम्हारा, आपको, आपसे आदि। अन्य यानी तीसरा, आप और मैं, हम दोनों तो उत्तम मध्यम के अंतर्गत आएंगे, और जो थर्ड पर्सन जो वहाँ मौजूद नहीं है उसके लिए अन्य पुरुष काम में आता है। तो यहाँ पर ये पाठक, पाठक यानी पढ़ने वाला, या श्रोता सुनने वाला, दोनों के लिए जो है मध्यम पुरुष काम में आता है। अगला प्रश्न है, वह मेरा घर है रेखांकित में सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम पूछा है, वह मेरा घर है रेखांकित में सर्वनाम कौन सा है? वह के नीचे अंडरलाइन है, तो वह मेरा घर है यानी ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये निश्चित कर रहा है, घर वहाँ मौजूद, घर दिख रहा है कि वह जो है मेरा घर है, बिल्कुल निश्चित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। अगला प्रश्न है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? ये प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखो, तू शब्द जो होता है वो समीपता के रूप में भी आता है। किसी को सामीप्य अगर अपन दर्शाते हैं, तू तो मेरा बहुत ही अच्छा बेटा है, तू, तो उसके लिए समीपता प्रदर्शित होती है। अपन अपने दोस्तों के लिए भी अक्सर तू तड़ाक से बात करते हैं, क्योंकि हमें उनसे समीपता है, आत्मीयता भी रहती है। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तो हम आत्मीयता से उससे जुड़ रहे हैं। और अपमान, जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, तू मैं करना, तो तू मैं करना में तू शब्द आ रहा है, यानी कि तू मैं हो जाना, यानी अपमान सूचक। लड़ाई दंगे में भी अपन किसी को भी तू तड़ाक से बात करते हैं तो वो अपमान संदर्भ में आ जाता है, लेकिन इससे संबंध स्थापित नहीं होता है, यानी इसका आंसर होगा संबंध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं आप चला जाऊंगा रेखांकित में सर्वनाम कौन सा है? मैं आप चला जाऊंगा यानी मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? तो उत्तम पुरुष को पुष्ट करने के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आप, स्वयं, खुद आदि जो हैं इसमें आते हैं, और जो उत्तम पुरुष हैं यानी मैं यहाँ पे उत्तम पुरुष है, उसी के लिए आया है कि मैं आप यानी मैं खुद चला जाऊंगा। तो उत्तम पुरुष को पुष्ट करने के लिए जिन सर्वनामों को काम में लिया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह आम पका है और यह कच्चा, रेखांकित पद हैं, यानी यह के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि यह आम पका है और यह कच्चा, रेखांकित पद हैं। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसका अगर सीधा उत्तर देखा जाए तो यह सार्वनामिक विशेषण है। याद रखें, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण से संबंधित एक प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे को पता नहीं होता है और समझ नहीं पाते हैं। इसका सीधी सी थ्योरी है, ध्यान रखें। सार्वनामिक विशेषण उन्हें कहते हैं जो किसी भी संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आता है, किसी भी संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम आता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। आम क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा से जस्ट पहले क्या आ रहा है? सर्वनाम। तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। और ये अगला वाला जो आ रहा है यह कच्चा है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम आ सकता है, ये ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखें, देखिए 15वां प्रश्न,
भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। ऐसा कौन सा विशेषण है इसमें जो कि भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है? तो देखो चलता, चलता जो शब्द हैं ये कुल मिला के चलना क्रिया से बना हुआ है, तो ये भी नहीं है। रंगीन, रंग, रंग संज्ञा से बना हुआ है, जातिवाचक संज्ञा से, तो ये भी नहीं है। ऊंचा मूल शब्द है, मूल विशेषण है। लेकिन प्यारा, जिसमें कि प्यार, प्यार जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है और प्यार से ही क्या बना है? प्यारा, तो इसमें राइट होगा प्यारा शब्द। 16वां प्रश्न देखते हैं। बाढ़ में सैकड़ों मकान डूब गए, इसमें विशेषण कौन सा होगा? ये पूछ रहा है। तो बाढ़ में सैकड़ों के नीचे अंडरलाइन दे रखा है विशेषण। देखो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण आता है। ठीक है, तो सैकड़ों मकान डूब गए। देखो जिन विशेषणों को गिना जा सकता है उनको संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और वे विशेषण जिनको नापा तोला जाता है उनको परिमाण के अंतर्गत रखा जाता है, वो भी निश्चित और अनिश्चित 2 बार उसके होते हैं। अब यहाँ पे देखें, मकान, मकान शब्द को अपन गिन सकते हैं, यानी नंबर 1 बात तो हो गई, ये संख्यावाचक आएगा। लेकिन बाद में सैकड़ों मकान डूब गए, अगर कोई निश्चित संख्या है, फिक्स है कि 50 मकान डूब गए तो निश्चित संख्या है, तो निश्चित के अंतर्गत आएगा। लेकिन सैकड़ों यानी पता नहीं है, अनिश्चित है, सैकड़ों यानी पता नहीं कितने जो हैं मकान डूब गए, तो यहाँ पर जो है अनिश्चित संख्यावाचक आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखें। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति की कितनी अवस्थाएं हैं? यानी प्रश्न सीधा बन सकता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं या विशेषण की तुलनात्मक स्थिति की कितनी अवस्थाएं हैं, तो वो 3 होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। एक तो प्रश्न की बात करते हैं अपन। गहरा लाल गुलाब लाओ वाक्य में प्रविशेषण है, यानी कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो प्रविशेषण किसे कहेंगे? अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे देखें अपन, तो संज्ञा कौन सी है? गुलाब। तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? लाल। गुलाब कैसा है? लाल है। लेकिन लाल की भी विशेषता क्या है? वो गहरा है, फीका है, सुर्ख है, कैसा है? तो वो है गहरा। यानी विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है? गहरा। अर्थात प्रविशेषण कौन सा हुआ? गहरा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और हिंदी के विद्यार्थियों को ध्यान में होना चाहिए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द माना गया है। देखिए अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपके 2-3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। देखिए विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। यहाँ पे पूछा गया विशेष क्या होता है, तो हमने देखा लोग क्या है? संज्ञा है, जिसकी विशेषता कौन बता रहा है? ईमानदार। यानी विशेषण कौन सा हो गया? ईमानदार। ये तो हो गया विशेषण। बहुत अभी हमने पढ़ा क्या हुआ? प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। और यहाँ पे याद रखने वाली बात अति महत्वपूर्ण यह है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई गई है? लोग की। अगर ये प्रश्न यूँ भी पूछा जा सकता है विशेष्य में क्या आता है, तो विशेष्य में संज्ञा और सर्वनाम आता है। आप सभी ने इन प्रश्नों को ध्यान से समझा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।